Hello everyone, very good morning to all of you. Welcome to the series of amendments, and today we are going to cover amendments in heads of income. Our first heads of income is salary. Salary में जो amendment है that one is very effective. Amendment क्या है पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद amendment की बात करेंगे. देखिए, employers contribution की यदि मैं बात करूँ, employers contribution, तो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ के केस में यदि आप आरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, तो हमें क्या कहा था, 12% ऑफ सैलरी एग्जम्प्ट, 12% ऑफ सैलरी एग्जम्प्ट होता था, एग्जम्प्ट कर दिया जाता था. एंड बैलेंस दैट इज एक्सेस ओवर 12% ऑफ सैलरी, एक्सेस ओवर 12% ऑफ सैलरी टैक्सेबल एज अ परक्विजिट. क्लियर है? क्या बोलते थे हम? टैक्सेबल एज अ परक्विजिट, एज परक्विजिट. क्लियर है? इसके बाद सेकंड यदि मैं बात करूं तो एसएफ की बात होती थी, सुपर एनुएशन फंड, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था अप टू ₹1,50,000, अप टू ₹1,50,000 आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा. एक्सेस ओवर रुपीज क्या 1,50,000 ट्रीटेड एज परक्विजिट एंड टैक्सेबल इन द हेड्स ऑफ एम्प्लॉय. excess over ₹1,50,000 taxable, again taxable as a perquisite, मतलब additional amount flowing from the employer to the employee. थर्ड जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता था डेट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनपीएस, और एनपीएस में हमने कहा था अप टू 14% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ अदर, in case of other employee allowed as deduction under section 80 ccd 2. very specific जो deduction आपको मिलता था that one is under 80 ccd 2. कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये होता था कि 80 ccd 2 में हमें डिडक्शन मिलेगा, मीनिंग देयर बाय 80 cce का एग्रीगेट क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगा. दिस इज अवे फ्रॉम 80 cce लिमिट. ठीक है, तो ये डिडक्शन भी हमें मिल जाता था. तो बेसिकली ये तीन डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हमें मिलते थे. इन रिस्पेक्ट ऑफ आरपीएफ, आरपीएफ क्या होता था, 12% ऑफ सैलरी एग्जम्पशन मिल जाता था. सेकंड हमने क्या कहा? सेकंड हमने कहा एसएएफ अप टू ₹1,50,000 एग्जम्पशन मिलता था, और एनपीएस का डिडक्शन मिलता था अप टू 14% और 10% ऑफ द सैलरी एज द केस मे बी अंडर 80 ccd 2. ठीक है, बट एज सच गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई भी अपर लिमिट, एग्रीगेट अपर लिमिट लगा के रखी थी क्या? नहीं. तो सपोज यदि हमारा एम्प्लॉय है और वो एम्प्लॉय की जो सैलरी है, सैलरी सपोज 50 लाख है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो सैलरी है 50 लाख है. अब एम्प्लॉयर इसे इमोल्यूमेंट्स दे रहा है, और जो एम्प्लॉयर इमोल्यूमेंट्स दे रहा है वो इस तरीके से प्लान आउट करके दिया है कि आपको उसका एग्जम्पशन मिल जाए. मतलब एम्प्लॉयर हमें क्या दे रहा है? एम्प्लॉयर ने हमें आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन करवाया, मतलब एम्प्लॉयर हमारे बिहाफ में आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, एम्प्लॉयर एसएएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर जो है वो एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहा है. अब बेसिकली होता क्या था, हमने आरपीएफ में कितना कंट्रीब्यूट किया? वी ऑलरेडी नो कि 12% ऑफ द सैलरी एग्जम्प्ट होता है, तो हमने 12% ऑफ 50 लाख ही कंट्रीब्यूट किया. सपोज 50 लाख इज एलिजिबल सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ आरपीएफ. तो मतलब मैंने कितना कंट्रीब्यूट कर दिया? 6 लाख कंट्रीब्यूट कर दिया, और इसका मुझे एग्जम्पशन मिल जाएगा, मतलब एम्प्लॉय के हाथ में ये टैक्सेबल नहीं होगा. एट द सेम टाइम एम्प्लॉयर को भी इसका बेनिफिट मिल चुका होगा. सर हमने एसएएफ में कितना कंट्रीब्यूट किया? मैंने 1.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया, और ये 1.5 लाख का भी मुझे क्या मिल जाएगा? एग्जम्पशन मिल जाएगा, मीनिंग देयर बाय एम्प्लॉय के हाथ में नॉट गोइंग टू बी टैक्स. अब एनपीएस की बात करें तो एनपीएस के केस में क्या होगा? तो मैंने 10% ऑफ सैलरी, मतलब 50 लाख का 10% कंट्रीब्यूट किया, डेट इज अ 5 लाख रुपए हमने कंट्रीब्यूट किया, जिसका डिडक्शन मुझे 80 ccd 2 में मिल जाएगा. इन टोटालिटी यदि हम देखें तो एम्प्लॉयर से जो एम्प्लॉयर ने जो हमारे बिहाफ में कंट्रीब्यूशन किया है उसके रिस्पेक्ट में जो हमने इन टोटालिटी बेनिफिट लिया है, डेट इज अ 12,50,000, 12,50,000. और गवर्नमेंट की नज़र ये जो आप एग्रीगेट डिडक्शन ले रहे थे ना, यही गवर्नमेंट को खटक रहा था. दैट इज द रीजन जो अमेंडमेंट हुआ है वो अमेंडमेंट एग्रीगेट, क्या एग्रीगेट डिडक्शन के ऊपर अपर लिमिट लगाने से रिलेटेड है. मतलब अब गवर्नमेंट ने कहा नाउ ऑनवर्ड्स एग्रीगेट डिडक्शन या एग्रीगेट बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ contribution of employer towards, towards, RPF, SAF, 12% of salary, 10% of सैलरी, 10% of सैलरी टैक्सेबल एज अ परक्विजिट. मतलब अब गवर्नमेंट ने कहा नाउ ऑनवर्ड्स एग्रीगेट डिडक्शन या एग्रीगेट बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टूवर्ड्स आरपीएफ,
and NPS restricted to 7,50,000। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिडक्शन इन टोटालिटी आपको 7,50,000 मिल सकता है। दिस इज द फाइनल अमेंडमेंट। क्या बोला गया कि आरपीएफ जो इंडिविजुअल लिमिट है वो तो आज भी एप्लीकेबल है, आपको उससे ध्यान रखनी ही रखनी है, बट इन एडिशन टू दैट अब हमने इन तीनों की एग्रीगेट लिमिट क्या कर दी है, बना दी। मतलब क्या, अब तीनों के रिस्पेक्ट में एग्रीगेट लिमिट, तीनों की जो एग्रीगेट लिमिट है, मैक्सिमम बेनिफिट can be availed, maximum benefit can be availed up to the extent of 7,50,000। 7,50,000 सर यदि 7,50,000 से, जैसे हमारे क्वेश्चन में 7,50,000 से ज़्यादा हमने कंट्रीब्यूट किया बीइंग एम्प्लॉयर, तो उसका क्या होगा, तो जितना भी एक्सेस अमाउंट होगा डेट वन इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय इन द ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन इटसेल्फ। वो एम्प्लॉय के हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ आई। मतलब गवर्नमेंट ने अपर कैप लगा दिया है कितने का, 7,50,000 एग्रीगेट लिमिट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज दैट इज एग्रीगेट लिमिट ऑफ आरपीएफ प्लस एसएएफ प्लस एनपीएस। बट ध्यान रहे ये एग्रीगेट लिमिट सिर्फ किसके ऊपर लगाया है उन्होंने, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी सर समझ में आ गया। अब इसमें जो सेकेंड पार्ट आया, वो सेकेंड पार्ट क्या है, गवर्नमेंट ने कहा कि 7,50,000 रुपए एग्रीगेट डिडक्शन हम देंगे। इज इट ओके? ओके सर। अब इसके रिस्पेक्ट में जो 7,50,000 का एक्सेस अमाउंट है वो तो हम टैक्सेबल कर ही रहे, साथ में उसके ऊपर के जो बेनिफिट्स है, दैट इज जो इंटरेस्ट अक्रू होगा, वो भी एनुअली आपके हाथ में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आ जाइए अमेंडमेंट्स में देखते हैं क्या लिखा है। देखो, अमाउंट ऑफ द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर, मेड बाय द, ध्यान रखिएगा एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, टूवर्ड्स द आरपीएफ, एनपीएस एंड सुपर एनुएशन फंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 7,50,000। क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सेस ऑफ रुपीज 7,50,000। 7,50,000 तक का बेनिफिट दिया, उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। फॉर एग्जांपल जैसे मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड गेटिंग अ सैलरी ऑफ 1 करोड़, ठीक है, पर एनम, एंड एम्प्लॉयर हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड 12% टू आरपीएफ, 10% टू एनपीएस, ठीक है। टोटल हमने कितना कंट्रीब्यूट किया सर, 12 लाख हमने कंट्रीब्यूट कर दिया आरपीएफ में, 10 लाख कंट्रीब्यूट किया कहाँ पर कंट्रीब्यूट किया हमने, एनपीएस में। यदि आप इंडिविजुअल चेक करेंगे तो दोनों का डिडक्शन आपको मिलना चाहिए, मतलब आरपीएफ के 12% ऑफ सैलरी एग्जम्प्ट हो जाना चाहिए, और एनपीएस में जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया 10% ऑफ योर सैलरी इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 2, बिकॉज उसमें सीसीई की कोई लिमिट नहीं, तो 10 लाख का आपको डिडक्शन भी मिलना चाहिए। मगर अब आता है हमारा नया प्रोविजन, और जो नया प्रोविजन बोलता है बेटा मैक्सिमम आपको जो मिलेगा वो सिर्फ कितना मिलेगा, 7,50,000। आपने इन्वेस्ट कितना किया, कंट्रीब्यूट कितना किया एम्प्लॉयर ने, 12 लाख प्लस 10 लाख, मतलब टोटल हमने 22 लाख रुपीस क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट। तो गवर्नमेंट बोलती है आउट ऑफ डेट 7.5 लाख का हम आपको क्या दे देंगे, बेनिफिट। मतलब क्या, बैलेंस अमाउंट जो बचा सर, 22 में से 7.5 गया तो बैलेंस कितना बचा, 14.5 लाख। ये 14.5 लाख को हम टैक्सेबल करेंगे, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। और इतना ही नहीं, ये 14.5 लाख से एसोसिएटेड जो भी एक्रीशन होगा, दैट इज जो भी इंटरेस्ट इनकम होगी या अदर इनकम होगी, वो भी आपके हाथ में हम टैक्सेबल कर देंगे। नीचे देखो क्या लिखा है, एनुअल एक्रीशन टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ आरपीएफ, एनपीएस और सुपरएनुएशन फंड which relates to the employer's contribution and include in total income, that is over and above 7,50,000 is also treated as your income। कहने का मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट रिलेटिंग टू 14,50,000 शैल बी टैक्सेबल, बट सिर्फ कौन सा पोर्शन टैक्स करेंगे, ओनली द पोर्शन विच वॉज एग्जम्प्ट अर्लियर, जो अर्लियर एग्जम्प्ट था सिर्फ उतना ही टैक्स करना है, पूरा का पूरा आपको टैक्स करना है क्या, नहीं। समझ में अमेंडमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने अपर लिमिट जो आज तक नहीं थी, एग्रीगेट अपर लिमिट, वो अपर लिमिट पुट अप कर दी। इंडिविजुअल लिमिट पहले से ही एग्जिस्टेंस में थी, वो आज भी एग्जिस्टेंस में है, बट इंडिविजुअल के साथ साथ आपको एग्रीगेट लिमिट भी चेक करनी है, आरपीएस, एनपीएस और बोलो और एसएएफ की, इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। क्लियर है?
तो ये आपका फर्स्ट अमेंडमेंट यहाँ पर क्लियर हो जाता है अंडर दैट सैलरी का। वापस से मैं रिपीट कर दूं, हमने क्या एग्जाम किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। मैक्सिमम बेनिफिट जो हमने दिया हुआ है वो मैक्सिमम बेनिफिट हमने क्या दिया है, 7,50,000। ठीक है, क्या हमने कहा, एक्सेस ऑफ रुपीज 7,50,000 टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, पहला। एंड ऑल्सो annual accretion on such amount, also taxable in the hands of employee, that too in the year of contribution itself, in the year of interest accruing itself. Is it clear? Clear amendment? क्लियर हुआ अमेंडमेंट? कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। एग्रीगेट किसका, आरपीएफ प्लस एसएएफ प्लस एनपीएस, डेट टू एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, क्लियर यहाँ तक? सैलरी का अमेंडमेंट इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी आर कमिंग इनटू सेकंड अमेंडमेंट। सर सेकंड अमेंडमेंट कहाँ हुआ है? सेकंड अमेंडमेंट अगेन मेजर अमेंडमेंट, और ये अमेंडमेंट जो हुआ है दैट इज अंडर द हेड पीजीबीपी। कहाँ पर अमेंडमेंट हुआ है? पीजीबीपी में अंडर सेक्शन 44AB। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। आई थिंक ये एग्जाम में आपके थ्योरेटिकल पार्ट में आ सकता है बिकॉज मेजर अमेंडमेंट है। इज इट क्लियर? क्या अमेंडमेंट जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? 44AB में हुआ है। अब जो अमेंडमेंट हुआ है वो हुआ क्या है? चलो ये अमेंडमेंट मैं आपको वन बाय वन एक काम करता हूँ, 44AB का इंटायर प्रोविजन ही पढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये पूरा का पूरा पोर्शन ऑटोमेटिकली समझ में आए। एक ही अमेंडमेंट है 44AB में, बाकी के जो अमेंडमेंट्स है डेट वन इज़ वेरी कॉन्ज्यूम, वो तो हम इवन डिडक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके साथ ही जो डोनेशन से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हैं वो सारे के सारे मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये 44AB का जो अमेंडमेंट है वो क्या है वो सुनिए। बेसिकली टैक्स ऑडिट, यदि हम टैक्स ऑडिट की बात करें, मैं किसकी बात करूं? टैक्स ऑडिट कहां पर कवर किया जाता है? सेक्शन 44AB। कहां पर कवर किया जाता है? सेक्शन 44AB। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए टैक्स ऑडिट करता कौन है? सर टैक्स ऑडिट चार्टेड अकाउंटेंट करेगा। कौन करेगा? चार्टेड अकाउंटेंट। सर चार्टेड अकाउंटेंट को जो टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट फर्निश करनी होती है, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ दैट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट? तो बेटा ड्यू डेट में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। ड्यू डेट ऑफ टैक्स ऑडिट इज नॉट 31st अक्टूबर, इट्स स्टिल 30th सितंबर। ध्यान रहे जो अमेंडमेंट हुआ है वो अमेंडमेंट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइलिंग ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। तो चार्टेड अकाउंटेंट को जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी है वो कब तक फाइल कर देनी है? ऑन और बिफोर 30th सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। पॉइंट नंबर 1। सर जो रिपोर्ट फाइल करनी है कौन कौन से फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे? तो बेटा हमें फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे 3CA प्लस 3CD या फिर 3CB प्लस 3CD। ठीक है। ऑल्सो रिक्वायर्ड, ये आपको क्यों फाइल करना पड़ता है? 3CD ऑल्सो रिक्वायर्ड ऑडिट अंडर एनी अदर लॉ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर लिख देता हूं आपको। also required to file if audit required under any other law for a time being in force। ठीक है। अच्छा सर व्हाट इफ यदि हमने टैक्स ऑडिट नहीं करवाया तो क्या होगा? ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब आपको क्या लगेगी? टैक्स ऑडिट यदि आप नहीं करवाते तो उसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा? पेनाल्टी लगेगी। टैक्स ऑडिट आपको एप्लीकेबल है और यदि आपने टैक्स ऑडिट नहीं करवाया देन यू नीड टू पे पेनाल्टी। सर पेनाल्टी कितनी पे करनी पड़ेगी? तो ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा, पेनाल्टी भी गवर्नमेंट ने ज़्यादा नहीं रखी है। पेनाल्टी अंडर सेक्शन 2, एनीबडी किसी को याद हो तो, अंडर सेक्शन 277B और कितनी? ₹1,50,000 और 0.25% ऑफ द टर्नओवर। क्या क्या कहा मैंने? 0.50% ऑफ योर turnover, whichever is less
ट्रीटेड एज पेनाल्टी। तो यहाँ तक अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया ना उसमें कोई भी अमेंडमेंट एज सच नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, टैक्स ऑडिट आखिर करवाना किसको है? तो एक बात तो ऑलरेडी मैं आपको बता दिया, यदि आप किसी अदर लॉ में यदि आपको टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है तो टैक्स ऑडिट आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा सर, फाइनली अब ये बताइए कि बाकी सब के लिए टैक्स ऑडिट का क्राइटेरिया क्या है? तो आपको यदि याद हो तो हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया था, वन इज अ बिजनेस, अनदर वन इज अ प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशन के केस में हमने सिंपली क्या कहा था कि इफ योर ग्रॉस रिसिप्ट इज मोर देन 50 लाख देन यू आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट टैक्स ऑडिट ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। हाउएवर इफ योर ग्रॉस रिसिप्ट इज लेस देन रुपीज 50 लाख and you are eligible for 44 ADA but not opting for 44 ADA, meaning thereby you are showing a lower profit than the 50% of your receipt, then also tax audit is compulsory। तो यहाँ पर भी as such कोई amendment नहीं है। that is the reason सबसे पहले मैं प्रोफेशन को कवर करता हूँ और प्रोफेशन में दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला पार्ट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इफ बोलो क्या बोलूँ, इफ ग्रॉस रिसिप्ट इन अ प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर को आप चेक करें, इन दैट प्रीवियस ईयर इज मोर देन रुपीज 50 लाख देन टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड। टैक्स ऑडिट मतलब मैं टीए लिख रहा हूँ, ठीक है, टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट टैक्स ऑडिट ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाउएवर व्हाट इफ अवर ग्रॉस रिसिप्ट इज लेस देन 50 लाख, ग्रॉस रिसिप्ट इन अ प्रीवियस ईयर लेस देन और इक्वल टू 50 लाख एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड assessee showing a lower profit। मतलब क्या कि यदि आप 44 ADA के लिए प्रिजम्पटिव स्कीम के लिए एलिजिबल हो क्योंकि आपका टर्नओवर 50 लाख से कम है, तो आपको मिनिमम बेयर मिनिमम प्रॉफिट कितना दिखाना है, इनकम कितना दिखाना है, 50% ऑफ योर ग्रॉस रिसिप्ट। बट हम बोल रहे हैं कि नहीं हमारी इनकम तो 50% से भी कम है, तो गवर्नमेंट बोलती है चलो टैक्स ऑडिट कंफर्म करो, टैक्स ऑडिट कंडक्ट करो और कंफर्म करो कि आपकी इनकम एक्चुअल में कम है। तो मतलब क्या, शोइंग अ लोअर प्रॉफिट एज कंपेयर टू, शोइंग अ लोअर प्रॉफिट एज कंपेयर टू 44 ADA, in that case also tax audit is required, in that case also tax audit is required। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया उसमें एज सच कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही आज बताया, कोई अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट अब पिक्चर में आएगा जब हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में। किस बारे में बात करेंगे? बिजनेस। अब यदि मैं बिजनेस की बात करूं तो अगेन बिजनेस के लिए भी मुझे दो पार्ट में इसे डिवाइड करना पड़ेगा। सर दो पार्ट कौन कौन से पहले बताइए। तो बेटा इफ योर टर्नओवर, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ योर टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़, क्या आपका टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, योर टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़। इफ योर टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एंड और साथ में आपके जो कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट है, क्या जो आपके रिसिप्ट और पेमेंट है, आउट ऑफ दैट टोटल कैश रिसिप्ट, कैश में जो रिसिप्ट हुई है दैट इज अ 5% ऑफ योर टोटल रिसिप्ट और उससे कम है, या पेमेंट जो हुआ है वो 5% या 5% से कम है। तो इसलिए क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, यदि 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एंड में क्या बोल रहा हूँ, कैश रिसिप्ट लेस देन 5%, like 5% ऑफ द ऑफ बोलो एग्रीगेट रिसिप्ट, एग्रीगेट रिसिप्ट, एंड इसके अलावा कैश पेमेंट, आपका जो कैश में पेमेंट हुआ है दैट वन इज ऑल्सो लेस देन द 5% ऑफ एग्रीगेट पेमेंट, एग्रीगेट कैश सॉरी एग्रीगेट पेमेंट, जो टोटल पेमेंट है उसका 5% से कम कैश पेमेंट है। यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है अलोंग विद द टर्नओवर, यदि मैंने कहा कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, क्या आपका टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है, एंड योर टोटल कैश रिसिप्ट इज लेस देन 5% of your aggregate receipt and your total cash payment is less than 5% of the aggregate cash payment। यदि मैं इसे यस करूं
तो अब टैक्स ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड, गवर्नमेंट बोलती है नो नीड टू कंडक्ट टैक्स ऑडिट इवन दो योर टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़, बट ऑल्सो टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है। बट यदि यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है नो, कहने का मतलब क्या है, या तो हमारा टर्नओवर जो है, टर्नओवर हमारा 5 करोड़ से कम है, बट हमारी जो कैश रिसिप्ट है वो 5% या 5% से ज़्यादा है टोटल रिसिप्ट की, या पेमेंट जो है वो 5% या 5% से ज़्यादा है, या दोनों ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में टैक्स ऑडिट इज रिक्वायर्ड। तो अब मैं क्या बोलूँगा, यू आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट टैक्स ऑडिट। अब मैं क्या बोल दूंगा, यू आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट टैक्स ऑडिट। इज इट क्लियर, बात समझ में आई क्या, टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड। यहां तक क्लियर है, बात समझ में आई यहाँ तक। अच्छा, अब यदि आपको बात समझ में आ गई होंगी तो अब इसके सब्सिक्वेंट इम्प्लीकेशन क्या होगा। तो बेटा यहां से एक बात और समझ में आ रही है कि यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तब तो टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी। क्या, अब यहां पे मैं लिखता हूं अदर केस। अदर केस में मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देना हूं इससे। पहला केस, इफ योर टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़, यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इन द प्रीवियस इन PY, देन टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी, टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड। इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सर व्हाट इफ अवर टर्नओवर इज, इफ टर्नओवर इज more than 1 करोड़ बट लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा बट 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम है, एंड अब यहां पर आता है 44 AD एंड assessee showing a lower profit, as compared to section 44 AD, as compared to section 44 AD, then also tax audit required, meaning thereby 44 AD हमें बोलता है कि if your turnover is less than 2 crore or equal to 2 crore, then you need to opt 44 AD, and 44 AD में deemed income is equal to 8% or 6% of your total turnover, but आप एलिजिबल थे 44 AD के लिए और आपने 44 AD ऑप्ट नहीं किया, and you are showing lower profit मतलब less than 8% or 6% of your receipt, in that particular situation you are required to conduct tax audit। आपको टैक्स ऑडिट कंडक्ट करना पड़ेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और ये शो करना पड़ेगा यस हमारा प्रॉफिट जो है वो डीम्ड इनकम से कम है, 8% या 6% से कम। ठीक है, एक लास्ट नोट मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपको, उसी के साथ ये चार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और वो नोट क्या है सुनो, फाइनल नोट जो आपने पढ़ा होगा 44 AD 5 में, क्या, इफ इन एनी प्रीवियस ईयर सेक्शन 44 AD 4 attract and your total income, और यदि आपकी टोटल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, then also tax audit is compulsory, this is the ultimate amendment। अमेंडमेंट क्या है, बेसिकली अमेंडमेंट का जो पार्ट है वो सिर्फ यहाँ पर इम्पैक्ट डालता है, डेट्स इट। बट मैंने आपको इन टोटालिटी जो 44 AB का प्रोविजन है वो इन टोटालिटी पढ़ा दिया है। प्रोविजन क्या है एक बार फटाफट यदि आप डिस्कस कर ले। देखो दो पार्ट हो सकते हैं, बिजनेस प्रोफेशन में कोई अमेंडमेंट नहीं है। प्रोफेशन बोलता है कि ग्रॉस रिसिप्ट यदि 50 लाख से ज़्यादा है देन यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म टैक्स ऑडिट। हाउएवर इफ योर ग्रॉस रिसिप्ट इज लेस देन 50 लाख और इक्वल टू 50 लाख एंड assessee showing इनकम लोअर इनकम एज कम्पेयर टू 44 AD, 44 AD उसको एप्लीकेबल था, मतलब 50% शो करना चाहिए था, बट वो उससे कम दिखाना चाह रहा है, देन टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी। अब आ जाते हैं बिजनेस के केस में। बिजनेस के केस में 3 केसेस हो सकते हैं। पहला, आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, स्ट्रेट अवे टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल, आंख बंद करके टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल। दूसरा केस हो सकता है कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है बट 1 करोड़ से ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में वी नीड टू चेक, क्या चेक करना पड़ेगा, यदि आपकी टोटल कैश रिसिप्ट less than 5% of the entire receipt and total cash payment less than the 5% of the entire payment है तो आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, अदरवाइज बाकी सबको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। हाँ, एक लास्ट केस हमने देखा कि टैक्स इफ योर टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ एंड इफ यू आर शोइंग अ लोअर प्रॉफिट। लोअर प्रॉफिट का मतलब क्या है,
44 ADA के प्रॉफिट से कम इनकम दिखा रहे हो देन ऑल्सो टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी। लास्ट केस 44 ADA4 का होता है, जिसमें आपको बोला जाता है कि एक बार यदि आपने 44 AD ऑप्ट कर लिया तो कंटिन्यूस 5 साल के लिए आप ब्लॉक हो जाते हो, और यदि आप किसी भी ईयर में इवन दो आप एलिजिबल हो बट ऑल्सो आप 44 AD ऑप्ट नहीं करते तो अगले 5 साल के लिए आपको 44 AD से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। और उस सिचुएशन में 44 AD4 क्या बोलता है कि यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है देन यू आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट टैक्स ऑडिट ऑन कंपल्सरी बेसिस। दिस इज ऑल अबाउट अमेंडमेंट ऑफ 44 AB। इसी के साथ PGBP का जो माइनर सा अमेंडमेंट था वो खत्म हो गया है। सर वो जो अमेंडमेंट साइंटिफिक रिसर्च और बाकी सब में हुआ उसका क्या बेटा, वो बहुत ही माइनर अमेंडमेंट्स है, वो कवर हो जाते हैं 80G के साथ, तो मैं वहां पर आपको वो अमेंडमेंट्स कवर अप करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। ओके, नाउ वी आर कमिंग इनटू नेक्स्ट अमेंडमेंट, कैपिटल गेन सीरीज। सर कैपिटल गेन में सबसे पहला जो अमेंडमेंट है वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपका जो था वो अब हो चुका है 301 है 2021 के लिए। आपके लिए जो फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेबल है डेट इज 2021, मतलब आपके लिए जो प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है 2021 एंड असेसमेंट ईयर इज 21-22, और इसके लिए जो इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको ध्यान रखना है डेट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज 301। क्लियर है बात समझ में? यहाँ तक पहला अमेंडमेंट। दूसरा अमेंडमेंट, बेसिकली कैपिटल गेन में दो अमेंडमेंट हुए हैं। एक अमेंडमेंट हुआ है 55(2) कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड और बिल्डिंग एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, पहला अमेंडमेंट वहां हुआ है। दूसरा अमेंडमेंट सेक्शन 50C में हुआ है, बट वो 50C का जो अमेंडमेंट है वो आपका कवर अप हो जाता है IFRS के साथ, बट मैं आपको यहीं पर कवर अप करके दूंगा। अब अमेंडमेंट क्या है, चलिए देखते हैं अमेंडमेंट क्या है। कैपिटल गेन में जो अमेंडमेंट है वो समझने के लिए पहले आपको जनरल प्रोविजन पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। देखो जनरल प्रोविजन हमारा क्या होता है, कैपिटल गेन का जनरल प्रोविजन था इफ एनी असेट एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, क्या बिफोर 1/4/2001 दैट इज ऑन और बिफोर 31 March 2001, देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी हायर ऑफ द cost of acquisition or FMV as on 1/4/2001। However ये कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता था, बट नॉर्मली हमारा प्रोविजन यही था कि जब भी असेट whenever your asset acquired on or before 31 March 2001 that is before 1/4/2001 cost of acquisition is higher of FMV as on 1/4/2001 and cost of acquisition। क्लियर है? हाउएवर यहां पर अब गवर्नमेंट ने एक नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया सेक्शन 55(2), और 55(2) क्या इंट्रोड्यूस किया, अब गवर्नमेंट ने देखो स्मार्ट प्ले किया है। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इन केस यदि आपने लैंड और बिल्डिंग बिफोर 1/4/2001 एक्वायर किया, अब वो 1/4/2001 के पहले एक्वायर किया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसकी सपोज 2 लाख है, ठीक है। हाउएवर जब 1/4/2001 का हम FMV देख रहे हैं तो FMV के लिए आपने वैल्यूअर से सर्टिफिकेट लिया 10 लाख का, जबकि उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 सिर्फ 4 लाख की थी। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, एज पर द ओल्ड प्रोविजन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और FMV विच एवर इज हायर, तो FMV हमारी 10 लाख है तो 10 लाख हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानकर क्या करते थे कैलकुलेशन। और गवर्नमेंट ये जो प्रैक्टिस चल रही थी इस प्रैक्टिस के ऊपर क्या करना चाहती थी, ये लूपहोल को प्लग करना चाहती थी। दैट इज द रीजन गवर्नमेंट ने अब 55(2) का प्रोविजन बनाया और उसमें एडिशनल बातें लिखी। क्या लिखा, गवर्नमेंट ने कहा इन केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, in case of land or building acquired before 1/4/2001 cost of acquisition shall be actual cost of acquisition or lower of the FMV or stamp duty value as on 1/4/2001। कहने का मतलब प्रोविजन उन्होंने जो बनाया उसमें उन्होंने लिखा FMV as on 1/4/2001 कैन नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू as on 1/4/2001। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो यदि मैं आपसे बात करूं लैंड एंड ऑब्लिक और बिल्डिंग के केस में, कौन से लैंड और बिल्डिंग की बात कर रहा हूं मैं, जो कि एक्वायर्ड है बिफोर 1/4/2001, तो अब आज की डेट में इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होंगी हायर ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और लोअर ऑफ द FMV और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन
1/4/2001 क्या, एज ऑन 1/4/2001 दिस इज द अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या है वो समझ में आया बच्चा? अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट सिंपल सा है कि व्हेनेवर देयर इज अ केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी हायर ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और लोअर ऑफ एफएमवी और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। इन दोनों का आपको लोअर जो वैल्यू आएगी उसको कंपेयर करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ, और उन दोनों में से जो भी हायर होगा डेट विल बिकम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर एग्जाम्पल दे पाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल भी मिल जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 2 लाख है। 88-89 में कभी हमने एक्वायर किया होगा, कितनी थी बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? 2 लाख। एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 क्या था? 4 लाख। आज तक आप क्या करते थे? आज तक हमारे लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का कोई रिलेवेंस नहीं था, हम इन दोनों में से जो भी हायर होता था उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेते थे। बराबर कहा ना मैंने? मैं क्या बोलता था कि 2 लाख और 4 लाख विच एवर इज हायर कंसिडर्ड एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट अब आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 55(2) अब मुझे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 को भी क्या करना पड़ेगा? कंसीडर। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मेरी कितनी है? 3 लाख। कितनी बेटा? 3 लाख। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों में से लोअर क्या है? हमने कहा जी 3 लाख। तो 3 लाख और 2 लाख विच एवर इज हाइयर, तो हमने बोला 3 लाख विल बिकम योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। समझा क्या हुआ? गवर्नमेंट ने क्या किया ये समझ में आया? मतलब क्या? मतलब क्या कि वेनेवर, अब इसको यदि मैं समराइज करूं तो वेनेवर योर लैंड एंड ऑब्लिक और बिल्डिंग एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, ये कंसेप्ट सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब आपका लैंड एंड ऑब्लिक और बिल्डिंग एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001। इज इट क्लियर? पहली बात क्लियर है। तो अब आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? तो लैंड और बिल्डिंग के केस में हमने कहा एक्विजिशन कॉस्ट और लोअर ऑफ द एफएमवी और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर कंसिडर एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट ये जो अमेंडमेंट है, जो सेक्शन 55(2) का जो अमेंडमेंट है दैट इज एप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड और बिल्डिंग। उसके अलावा बाकी सारे केसेस में आज भी वैसा ही है जैसा आपने पढ़ा था, दैट इज इन केस ऑफ अदर cost of acquisition shall be higher of the actual cost of acquisition और FMV as on 1/4/2001। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। दिस इज योर फाइनल चार्ट फॉर अमेंडमेंट ऑफ 55(2). ठीक है सर, अब दूसरा अमेंडमेंट क्या हुआ है? दूसरा अमेंडमेंट जो हुआ है वो इम्पैक्ट डालता है सेक्शन 50C में, वो इम्पैक्ट डालता है 56(2)(10) में भी, मतलब गिफ्ट के प्रोविजन में भी। दोनों में एक साथ अमेंडमेंट हुआ है। सर अमेंडमेंट बेसिकली है क्या? सुनो अमेंडमेंट्स क्या हुआ है। आपको याद होगा हमने सेक्शन 50C पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सेक्शन 50C। सर 50C क्या होता है? बेसिकली 50C हमने जो पढ़ रखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन, और फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन 50C क्या बोलता है? इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड एंड ऑब्लिक और बिल्डिंग। अगेन ये भी किसका केस है बेटा? लैंड एंड ऑब्लिक और बिल्डिंग। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड एंड ऑब्लिक और बिल्डिंग फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन शैल बी हायर ऑफ द एक्चुअल सेल कंसिडरेशन डिस्क्लोज्ड और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, हाउएवर this provision is not applicable if the window between the stamp duty value SDV and actual sale consideration is less than or equal to 10% of actual sale consideration। आपने सही सुना, मैंने 10% कहा। अर्लियर डेज में ये कितना हुआ करता था? 5%। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसे बढ़ा के कितना कर दिया है? 10% का विंडो कर दिया है। इसका मतलब कि ये प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन यूर difference between the actual sale consideration and stamp duty value is more than the 10% of the actual sale consideration। सर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? चलो इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। 50C बेसिकली कब एप्लीकेबल होगा? 50C इज एप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड ऑब्लिक और बिल्डिंग एंड ओनली इफ योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन द 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। अब बस आपको इतनी बात याद रखनी जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। क्या
कि आपका ट्रांसफर जो है डेट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड एंड ऑब्लिक और बिल्डिंग एंड यूर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन देन 50C इज नॉट एप्लीकेबल। जो आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है वही एज इट इज आप ले लीजिएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। क्लियर है बात समझ में? हाँ सर, कुछ बात समझ में आ रही है। अच्छा, ऑल ऑफ यूर अवेयर 50C डज नॉट अप्लाई इफ योर कैपिटल असेट इज अ स्टॉक इन ट्रेड। ये तभी एप्लीकेबल होता है जब लैंड और बिल्डिंग आपके लिए एज अ कैपिटल असेट है। बट यदि लैंड और बिल्डिंग आपके लिए यदि स्टॉक इन ट्रेड है तो 50C एप्लीकेबल नहीं होगा। उसमें क्या एप्लीकेबल होगा? 43CA। सर क्या 43CA में भी अमेंडमेंट किया है कंसिक्वेंट? यस, वहां पर भी आपने अमेंडमेंट करके रखा हुआ है। अब 50C क्या बोलता है वो सुनो। 50C क्या बोल रहा है? 50C बोलता है कि एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर कंसिडर्ड एज अ फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन। बट ये 50C तभी पॉसिबल है व्हेन योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन द 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। वापस से मैं बोल रहा हूँ, इन केस ऑफ लैंड एंड ऑब्लिक और बिल्डिंग, दिस इज योर फाइनल चार्ट। ठीक है सर, फाइनल चार्ट हमारा कौन सा है? तो ये आपका फाइनल चार्ट है जो अभी आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, फाइनल चार्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अमेंडमेंट 50C। ठीक है, whenever there is a transfer of land and oblique or building being a capital asset, then first you need to check is stamp duty value is more than the 110% of actual sale consideration. If answer is yes, then full value of sale consideration is stamp duty value, 50C applicable हो जाएगा। If answer is no, मतलब क्या stamp duty value is less than or equal to 110% of the actual sale consideration, तो full value of sale consideration is actual सेल कंसिडरेशन, मतलब 50C का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। सर एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आपका फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन 100 लाख, कितना है बेटा? 100 लाख। अब आपका जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 90 लाख। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ 100 लाख का 110% कितना होता है? सर 110% होगा इसका 110 लाख। इसका मतलब जब मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110 लाख से ज़्यादा होगी देन ओनली 50C is going to be applicable। तो पहले केस में नॉट एप्लीकेबल, फर्स्ट केस में मैं क्या बोलूंगा? 90 लाख है ना, 90 लाख है तो इसका मतलब 50C is not applicable, therefore our full value of sale consideration is 100 lakh। सेकेंड केस में अगेन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 105 लाख but also 50C is not applicable। why? because it's less than the 110 lakh। सर 110 लाख का फिगर कहां से आया? इट्स 110% ऑफ द 100 लाख। क्लियर है? बात समझ में आई यहाँ तक? अब यदि आपको बात समझ में आ गई होंगी तो आंसर दीजिए मुझे। सेकंड केस में भी आपकी फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन क्या ली जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन? 100 लाख। थर्ड केस कितने में बेचा? सॉरी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 120, बेचा कितने में? 100 लाख। 100 लाख का 110% कितना होता है? 110 लाख। क्या मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110 लाख? आंसर इज यस, दैट इज द रीजन 50C गोइंग टू बी एप्लीकेबल। इसलिए अब मेरा फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? बोलो, फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन अब मेरा क्या हो जाएगा? 120 लाख, दैट इज द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। इज इट क्लियर? अमेंडमेंट समझ में आया प्रॉपर वे में? बहुत ही सिंपल सा अमेंडमेंट था, ज़्यादा इसमें कुछ हमने किया ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया अमेंडमेंट? अब यदि अमेंडमेंट समझ में आ गया होगा तो कैपिटल गेन के अमेंडमेंट भी हमने कंप्लीटली खत्म कर लिए। नाउ वी आर कमिंग इनटू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द IFOS, लास्ट हेड ऑफ इनकम, जहाँ पे आपको अमेंडमेंट्स देखने हैं। IFOS अगेन मेजर अमेंडमेंट, मेजर अमेंडमेंट हुआ है। क्या क्या हुआ है देखो, अर्लियर डेज में डोमेस्टिक कंपनी से जब भी हमें डिविडेंड मिलता था तो डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में 1034 में क्या हो जाता था? जनरली एग्जम्प्ट। हाउएवर बीइंग अ इंडिविजुअल और HUF शेयर होल्डर, if dividend received is more than 110 lakh then it's going to be taxable under section 115 BBDA। एट द सेम टाइम कंपनी के हाथ की यदि मैं बात करूं तो कंपनी के हाथ में 105O/R में एज अ DDT कंपनी इज लायबल टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर डिविडेंड। गवर्नमेंट ने ये सारे प्रोविजन को स्क्रैप कर दिया है, डिलीट कर दिया है, और अब आज की डेट में कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिविडेंड के ऊपर से कंप्लीटली वाइंड अप कर दी है और डिविडेंड को टैक्सेबल कर दिया इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। सर ऐसा क्यों किया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? पहले तो आप रीजन देते थे, रीजन क्या देते थे पहले आप? कि दिस
पहले मैं आपको रीज़न क्या देता था, रीज़न मैं आपको दिया करता था कि देखो डिविडेंड गवर्नमेंट टैक्सेबल कर रही है। क्यों टैक्सेबल कर रही है इन द हैंड्स ऑफ कंपनी? बिकॉज शेयर होल्डर को कैच कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने किसके हाथ में टैक्सेबल कर दिया डिविडेंड को? कंपनी के हाथ में, कि एक साथ सारा टैक्स हमें डीडीटी के फॉर्म में कलेक्ट हो जाए। बट आज की डेट में इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है उसको देखते हुए ये प्रोविज़न आया, क्योंकि कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते समय डीडीटी पे करना पड़ता था। दैट इज द ओनली रीजन कि कंपनी डिविडेंड ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती थी। दे आर वेरी रिजिड, क्या अननेसेसरी 21% क्यों पे करें, नहीं पे करना। और ये रिजर्व एंड सरप्लस में डिविडेंड आपका एक्यूमुलेट होते जाता था और इकोनॉमी में फ्लोट नहीं होता था। और आज की डेट में जरूरत क्या है, हमें अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करना है। बूस्टअप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिमांड बढ़ाना पड़ेगा। डिमांड बढ़ेगी तभी तो सप्लाई बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ाने के लिए लोगों के पास क्या होना चाहिए, पैसा। तो हमने कहा जी एक काम करो, डिविडेंड कंपनी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, जितना डिस्ट्रीब्यूट करना है करो। अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होगा, पैसे का फ्लो होगा। पैसे का फ्लो होगा तो शेयर होल्डर के पास पैसे आएंगे तो खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो आगे बोलो सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज द रीजन कि यहां पर गवर्नमेंट ने डिविडेंड के रिस्पेक्ट में अमेंडमेंट किया। अब क्वेश्चन आता है कि अमेंडमेंट क्या किया, तो अब सुनो बेटा अमेंडमेंट क्या है। वी आर टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिविडेंड, अच्छा जब मैं डिविडेंड की बात करूं तो डोमेस्टिक कंपनी, यूटीआई, म्यूचुअल फंड तीनों को एक साथ लेके चल रहा हूं। यदि मैं डिविडेंड की टैक्स इंप्लीकेशन की बात करूं, यदि प्री अमेंडमेंट की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, प्री अमेंडमेंट। सब प्री अमेंडमेंट का मतलब क्या है, दैट इज ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020। तो डोमेस्टिक कंपनी जो भी डिविडेंड शेयर होल्डर को देती थी, यूटीआई म्यूचुअल फंड जो भी डिविडेंड्स यूनिट होल्डर को देती थी, दैट डिविडेंड इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1034 और 1035 इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। However, company is liable to pay DDT at the rate of flat 15% under section 115O और 115R. And very important कि यदि शेयर होल्डर को डिविडेंड 10 लाख से ज्यादा मिलता था बीइंग अ इंडिविजुअल एचयूएफ, तो 115 BBDA भी एप्लीकेबल हो जाता था। अब आफ्टर अमेंडमेंट क्या है, पोस्ट अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने 1034, 1035, 115 BBDA, 115O, 115R ऑल प्रोविजन, जितने भी प्रोविजन अभी तक मैंने आपको कहा, कौन कौन से प्रोविजन मैंने कहा जी, 1034, 1035 जिसमें डिविडेंड को एग्जम्प्ट किया हुआ था, 115 BBDA जिससे 10 लाख के ऊपर के डिविडेंड को टैक्सेबल किया था इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ एंड पार्टनरशिप फर्म, एंड 115O एंड 115R जिसमें कंपनी या यूटीआई और म्यूचुअल फंड को डीडीटी पे करने कहा था। वो सारे के सारे प्रोविजन को गवर्नमेंट ने लाइन से स्क्रैप कर दिया, डिलीट कर दिया कि नाउ ऑनवर्ड्स कंपनी नीड नॉट टू पे डीडीटी। अब डीडीटी पे करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इनकम of dividend not exempt in the hands of shareholder, at the same time 115 BBDA की भी अब कोई जरूरत नहीं है। तो अब क्या होगा, अब पोस्ट इम्प्लीकेशन, पोस्ट अमेंडमेंट इम्प्लीकेशन देखो। अब अमेंडमेंट क्या हुआ कि नाउ ऑनवर्ड्स डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर और यूनिट होल्डर अंडर हेड IFRS। कहां टैक्सेबल होगा, IFRS। यहां तक अमेंडमेंट समझ में आ गया। तो फर्स्ट अमेंडमेंट हमारा बोलता है कि डिविडेंड इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। क्या क्या स्क्रैप हुआ सर, 1034 का प्रोविजन स्क्रैप हो गया, 1035 स्क्रैप हो गया, 115O 115R डीडीटी से रिलेटेड प्रोविजन स्क्रैप हो गया। मतलब एग्जम्पशन जो हमें गवर्नमेंट ने दे रखा था डिविडेंड का, उसे गवर्नमेंट ने छीन लिया है। कंपनी को जो डीडीटी पे करना पड़ता था उसे गवर्नमेंट ने डिलीट कर दिया। तो अब नाउ नो नीड टू पे एनी डीडीटी। 115 BBDA का प्रोविजन हमने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया। क्या 115 BBDA इज नॉट एप्लीकेबल, इसका मतलब वैसे भी इसकी अब जरूरत रह नहीं गई थी। सिंपली अमेंडमेंट क्या हुआ, डिविडेंड नाउ ऑनवर्ड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। क्या डिविडेंड नाउ ऑनवर्ड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। इज इट क्लियर, आंसर समझ में आ गया। अब सेकेंड अमेंडमेंट जो यहाँ पे हुआ वो कहाँ हुआ, सेकेंड अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने किया सेक्शन 57 में। अब जब डिविडेंड, आज तक डिविडेंड एग्जम्प्ट था शेयर होल्डर के हाथ में, तो डिविडेंड को कमाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस में इंकर करता था उसका कोई डिडक्शन मिलता था क्या, नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था, एक्सपेंसेस इंकर्ड टू अर्न एग्जम्प्टेड इनकम नॉट अलाउड एज डिडक्शन। बट आज की डेट में अब मैंने क्या किया, अब मैंने जो इनकम कमाई है वो तो टैक्सेबल है। इसका मतलब डिविडेंड इनकम जो टैक्सेबल है उसे कमाने के लिए जो मैंने एक्सपेंसेस इंकर किए हैं उसका डिडक्शन गवर्नमेंट को देना चाहिए, हाँ या ना, देना चाहिए। मगर गवर्नमेंट ने इसमें भी स्मार्ट प्ले किया।
सेक्शन 57 में नया प्रोविजन इंसर्ट किया और 57 में जाके लिखा डिविडेंड कमाने के लिए आपने जो एक्सपेंसेस इंकर किए हैं, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड कमाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस आपने इंकर किए हैं, आउट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस हम सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउ करेंगे, दैट टू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड। इसका मतलब ये हुआ, सपोज डोमेस्टिक कंपनी से मुझे 1,20,000 रुपए का डिविडेंड मिला, ये शेयर होल्डर है आपका, ये आपकी कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी 1,20,000 का डिविडेंड दे रही है, और इस डिविडेंड को कमाने के लिए सपोज मैंने लोन लेके रखा था, शेयर्स मैंने परचेस किए और लोन के ऊपर टोटल इंटरेस्ट सपोज मैं पे कर रहा हूँ 40,000 का इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर। इन एडिशन टू दैट मेरे बैंक चार्जेस, मुझे बैंक चार्जेस लगे, सर बैंक चार्जेस हमने 500 रुपीज के पे किए, ठीक है। इन एडिशन टू दैट सपोज मैंने ब्रोकरेज पे किया जब मैंने शेयर परचेस किया था, या बिकॉज ऑफ एनी रीजन, या डेट इज रिकॉर्ड डेट के पहले कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज थी, उसको करने के लिए मैंने चार्जेस पे किए, ठीक है, वो सारे चार्जेस, ओके। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, सबसे पहले तो कंपनी की डीडीटी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे डीडीटी। हमने कहा वेरी गुड। हमने फिर कहा सेकंड पार्ट क्या, तो हमने कहा नाउ ऑनवर्ड्स डिविडेंड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। सर कहाँ, तो हमने बोला जी अंडर IFRS। तो मैं IFRS में गया, IFRS में मैंने लिखा जी डिविडेंड रिसीव्ड, तो हमने बोला जी डिविडेंड रिसीव्ड कितना हुआ, हमने बोला 1,20,000। अब इस 1,20,000 को मैं टैक्सेबल कर रहा हूँ, टैक्सेबल इनकम को कमाने के लिए मैंने एक्सपेंडिचर किया, हमने बोला हाँ, तो हमने बोला सेक्शन 57 में एक्सपेंडिचर का डिडक्शन ले लें। तो डिडक्शन किस किस का लें, हमने बोला हमने बैंक चार्जेस 500 रुपये पे किया, गवर्नमेंट ने बोला कि दिस एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एज डिडक्शन, भूल जाओ, क्योंकि जो डिडक्शन हम देंगे 57 में वो सिर्फ इंटरेस्ट का देंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड। अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट जो भी एक्सपेंडिचर आपने इंकर किए उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। हमने बोला अरे वाह, गवर्नमेंट ने तो ये भी हमसे क्या कर लिया, हमसे छीन लिया। तो एक्सपेंसेस हमें बैंक चार्जेस का मिलेगा क्या, नहीं, लीगल चार्जेस का मिलेगा, नहीं। अब क्या आपने कोई इंटरेस्ट पे किया, हमने बोला हाँ जी 40,000 का मैंने इंटरेस्ट पे किया। तो गवर्नमेंट ने बोली रुको रुको रुको, ये इंटरेस्ट का डिडक्शन तो देंगे बट दैट टू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20% ऑफ सच इनकम। अब मुझे बताओ, मैंने इंटरेस्ट पे, वैसे तो सिर्फ किसका मिलेगा, इंटरेस्ट का, पे कितना किया 40,000, बट डेट टू सब्जेक्ट टू 20% ऑफ सच इनकम। इनकम कितनी है 1,20,000, मतलब क्या, विच एवर इज लेस कितना, बोलो कितना आ रहा है सर, 1,20,000 का 20% मतलब 24,000, तो 24,000 इज ओनली अलाउड एज डिडक्शन। मतलब ये हुआ कि टैक्सेबल क्वांटम ऑफ डिविडेंड इज 96,000, मतलब टोटल इंटरेस्ट का भी गवर्नमेंट ने डिडक्शन नहीं दी। जो डिडक्शन दिया सारे एक्सपेंसेस का तो डिडक्शन है ही नहीं, डिडक्शन सिर्फ किसका है, इंटरेस्ट का, दैट टू मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है सर, प्रोविजन कहाँ लिखा है, पढ़ाएंगे, हाँ जी ये देखो मैंने यहाँ पे आपको ये वाला चार्ट आपके पास बना हुआ रहता है जनरली, उसी को मैंने अपडेट कर दिया। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई चेंज नहीं है, जैसा पहले होता था वैसा ही आज भी है, मतलब टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। फॉरेन कंपनी के डिविडेंड में भी कोई चेंज नहीं है, दैट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर डिपेंडिंग ऑन द रिसिप्ट कहाँ हुआ है। ठीक है, यूटीआई म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक कंपनी में चेंजेस हुए हैं, चाहे नॉर्मल डिविडेंड हो या डीम डिविडेंड हो, गवर्नमेंट ने इसका एग्जम्पशन विड्रॉल कर लिया, डीडीटी के प्रोविजन विड्रॉ कर लिए। सो नाउ ऑनवर्ड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर और यूनिट होल्डर एंड कंपनी नीड नॉट टू पे एनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई। सेकेंड, जब आप इस डिविडेंड को टैक्सेबल करेंगे, जब आप इस डिविडेंड को टैक्सेबल करोगे तो सेक्शन 57 पिक्चर में आता है, और सेक्शन 57 क्या बोलता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड इनकम और इनकम फ्रॉम यूटीआई और म्यूचुअल फंड ओनली, ध्यान से देखो क्या लिखा है, ओनली इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर अलाउएबल दैट टू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20% ऑफ सच इनकम। कहने का मतलब है गवर्नमेंट ने बाकी के एक्सपेंसेस तो अलाउ ही नहीं किए, अलाउ सिर्फ इंटरेस्ट किया, डेट टू 20% ऑफ सच इनकम। सच इनकम मतलब डिविडेंड का मैक्सिमम 20%। क्लियर है, अमेंडमेंट समझ में आया, अमेंडमेंट समझ में आया, क्या बोला जा रहा है, हाँ सर समझ में आ गया। अच्छा सर, डीम डिविडेंड के केस में भी क्या आप सिमिलर बातें होगी, हाँ जी, डीम डिविडेंड इज ऑल्सो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। इसका मतलब इसका इम्पैक्ट लिक्विडेशन में भी पड़ेगा क्या, यस। अब लिक्विडेशन के केस में जो डीम डिविडेंड हम
कंपनी को जिसके ऊपर डीडीटी पे करवाते थे, अब डीडीटी ना पे करवाते हुए शेयर होल्डर के हाथ में क्या करेंगे, टैक्स करेंगे। बाकी सब कुछ उसमें सेम। समझ में आया? आईएफओएस में क्या अमेंडमेंट हुआ है, समझ में आया? तो इसी के साथ आपका आईएफओएस का भी अमेंडमेंट कंप्लीटली क्या हो चुका है, फिनिश। अच्छा, यहाँ पर ना डिविडेंड से रिलेटेड 2 अमेंडमेंट और है। सर 2 अमेंडमेंट और कौन से हो गए डिविडेंड से रिलेटेड? मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुना। डिविडेंड से रिलेटेड गवर्नमेंट ने 2 अमेंडमेंट और किए। एक तो अमेंडमेंट नहीं, वन इज द रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड प्रोविजन। सेक्शन 194 जो कि अबेंडेंट था, जिसका कोई वर्क नहीं था, अब आज की डेट में वो इफेक्टिव हो गया है। इसका मतलब 194 टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ टीडीएस ऑन डिविडेंड इनकम, जिसको हम टीडीएस के चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है? दूसरा प्रोविजन आपने को यदि याद होगा तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 115 बीबीडीए में 115 बीबीडीए के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम सरचार्ज 15% बोल रखा था। अब ये प्रोविजन भी उन्होंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, क्योंकि 115 बीबीडीए ही नहीं रहा तो सरचार्ज वाली बातें भी अब हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। दिस इज ऑल अमेंडमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हेड ऑफ इनकम। पांचों हेड में जो जो अमेंडमेंट्स हैं वो सारे मैंने आपके साथ आज डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में डीटी के बाकी जो अमेंडमेंट्स बचे हैं, दैट इज मेनली डिडक्शन का चैप्टर, टीडीएस, टीसीएस और छोटा मोटे अमेंडमेंट जो है वो हमारे अमेंडमेंट्स है रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर में, तो अमेंडमेंट्स हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? ओके, सो थैंक यू, स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।